हेलो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना फिफ्थ चैप्टर मनी के अभी तक हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं बार्टर एक्सचेंज, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, मनी एंड मनी सप्लाई। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर करने के आपके चार मेथड्स हैं, यानी कि चार मेजरमेंट्स हैं कि मनी सप्लाई को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इसका एक ही मेजरमेंट है M1। इससे पहले एक टॉपिक और भी था आपके सिलेबस में फंक्शंस ऑफ मनी, वो भी आपके सिलेबस से आउट हो चुका है। लेकिन अगर आपको वो टॉपिक जानना है अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, तो जितने भी बार्टर एक्सचेंज की लिमिटेशंस हैं वो सभी अब मनी का वर्क बन चुके हैं, मनी का फंक्शन बन चुके हैं। जो भी लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की, अब वो सब मनी उन काम को करता है, तो वही मनी के फंक्शंस है। लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं आएंगे, तो बहुत ज्यादा आपको फोकस नहीं करना उसके ऊपर। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। फिफ्थ चैप्टर मनी का कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारी सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम देखने जा रहे हैं M1। इट इज द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का सबसे फर्स्ट और बेसिक मेजर है ये, यानी जहां हम इसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर देश में कितनी मनी सप्लाई है उसको इजीली मेजर किया जा सकता है। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहला इसके अंदर करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, यानी हमारे देश में जितनी जनता है उसके पास एक्चुअली कितना पैसा है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के पास कितना पैसा है। ठीक है, दोबारा समझते हैं। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक के पास एक्चुअली एग्जैक्टली कितना पैसा है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स के पास कितनी डिमांड डिपॉजिट्स है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है इसको मैं आपको समझाऊंगा भी आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, और आरबीआई के पास बाकी बचा हुआ कितना पैसा है। अगर हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो मनी सप्लाई की M1 मेजरमेंट को हम पहुंच जाते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो दोबारा लिखते हैं, इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं। M1 इज इक्वल टू CC प्लस DD प्लस OD, यानी करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इन तीनों को प्लस करेंगे तो M1 मेजरमेंट को इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं टॉपिक डिमांड डिपॉजिट्स, कि हम डिमांड डिपॉजिट्स किसे कहते हैं। तो देखिए, आप बैंक में पैसा रखते हैं, तो बैंक में आपके पास जो पैसा होता है उसको आप दो फॉर्म में वहां पे रखते हैं। एक तो ऐसी फॉर्म होती है पैसे की जिसको आप कुछ लंबे समय तक बैंक के अंदर रखते हैं, और एक टाइम पीरियड आने के बाद ही आप उस पैसे को बैंक से निकालते हैं, जिसको हम टाइम डिपॉजिट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पेरेंट्स आपकी स्टडी के लिए काफी पैसा बैंक में फिक्स करा देते हैं, ताकि कभी आप 12th पास करें या ग्रेजुएशन पास करने के बाद उस पैसे से यूज करके आप बड़े कोर्सेज कर सकें, जिससे आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकें। कुछ लड़के होते हैं, लड़कियां होती है जिनकी मैरिज के लिए भी उनके पेरेंट्स उनका पैसा FD यानी फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, और एक टाइम के बाद उस पैसे को आप बैंक से निकलवा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट। कुछ पैसा ऐसा होता है जिससे आप जब चाहे बैंक से इजीली अपने डेबिट कार्ड से या फिर चेक से इजीली पैसे को बाहर निकाल सकते हैं बैंक से, उसी पैसे को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, यानी ऐसा पैसा जो इजीली आप बैंक से निकाल सकते हैं, यानी विड्रॉ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। तो ये डिमांड डिपॉजिट्स की वही बात हो रही है। कुछ पैसा जो आपके पास आपके घरों में है, प्लस आपका बैंक में वो पैसा जिसको आप निकाल सकते हैं इजीली, डिमांड डिपॉजिट्स, प्लस आरबीआई के पास जो अदर पैसे हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं तो बनता है M1। तो हमने डिमांड डिपॉजिट पढ़ा, तो उसी के साथ ही पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। आप अगर पिछले एग्जाम के पेपर्स देखेंगे तो आपको वहां पर 1 मार्क्स में ये दोनों क्वेश्चंस आसानी से मिलेंगे। ठीक है, और एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन आ भी जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आप क्या लिखेंगे? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, और सेकंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। ये दोनों क्या होते हैं? हमारे कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो जब भी मनी सप्लाई के कंपोनेंट आपसे पूछे जाएंगे तो आप इन दोनों का नाम लिखेंगे और वहां आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे?
करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये भी आपकी नॉलेज के लिए है, आपके एग्जाम में बहुत रेयर चांस है ये पूछा जाए, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में ऐड होते हैं फिर सिलेबस से बाहर हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है सीबीएसई जो टॉपिक सिलेबस में नहीं लिखवाती वो भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से बजट, आपका गवर्नमेंट बजट आगे एक टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे, वहां भी कुछ टॉपिक ऐसे थे जो सीबीएसई ने सिलेबस में नहीं लिखवाया था लेकिन एग्जाम में वो आ गया था। तो हम इसको सेव असाइड रखते हुए इसको पढ़ लेते हैं ताकि कभी अगर आ जाए एग्जाम में गलती से तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकें। टाइप्स ऑफ मनी, फिएट एंड फिड्यूशरी मनी। फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी वो मनी होती है जो हमारी गवर्नमेंट के ऑर्डर के बेस पर चलती है। हमारी गवर्नमेंट जिसे कहेगी ये मनी है उसी को हम मनी मान के चलेंगे। जैसे इस वक्त क्वाइंस एंड करेंसीज, नोट, यानी जितने भी सिक्के हैं और जितने भी नोट हैं ये सभी हमारे देश की फिएट मनी है, क्योंकि ये हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसके आदेश से ही ये पैसा चल रहा है, तो इसको बोलते हैं फिएट मनी। एक होता है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या होता है? जो गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा ये मनी है, फिर भी लोग आपस में एक दूसरे के तालमेल से या फिर एक दूसरे के कंसेंट से किसी चीज को मनी मान लेते हैं। जैसे चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। इसको अगर मैंने आपको कोई भी गुड्स दिया, आपने मुझे उसके बदले चेक दे दिया, तो ये मनी है, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं कहा ये मनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसमें तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो वो उसको कौन सॉर्ट आउट करेगा? मैं, आप और मेरा बैंक, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसी तरह से मैंने आपको कुछ सामान बेचा, आपने उसके बदले मुझे क्या दे दिया? बिल दे दिया। बिल आप लोगों ने पढ़ा होगा ना अकाउंट्स में, बिल ऑफ एक्सचेंज। जब किसी का पैसा नहीं होता, क्रेडिट में कोई सामान परचेज करना होता है, उसके लिए बिल देते हैं और बाद में फिर वो पेमेंट की जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फिड्यूशरी मनी, क्योंकि वो क्या है, गवर्नमेंट के आदेश से नहीं चलाई जा रही है बल्कि हमारे कंसेंट के बेस पर हम दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। इसी तरह से होती है फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब जैसे कि पहले टाइम पर किस तरह से मनी होती थी, गोल्ड में या फिर सिल्वर में, इस तरह से कॉइन्स बनाए जाते थे पहले, ठीक है। तो मान लीजिए एक 5 रुपीज का कॉइन है और ये किससे बना हुआ है? गोल्ड से बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इस 5 रुपीज के कॉइन को मेल्ट करता हूं, अगर मैं इसको पिघला लेता हूं, ठीक है, और इसको मेल्ट करने के बाद मैं इसे कहीं पे सेल करता हूं, तो सेल करने पर मुझे क्या मिलेगा? वापस वही 5 रुपीज का गोल्ड का कॉइन मिल जाएगा। समझे मेरी बात आप? जैसे मान लीजिए गोल्ड का 5 रुपीज का कोई कॉइन है, अब मैं उसको मेल्ट करके किसी को देता हूं, मान लीजिए कि मैंने एक छोटी सी बॉल बना लिया, उसको मैंने सेल किया, उसने उसको मेजर किया और मुझे वापस 5 रुपीज का एक गोल्ड का कॉइन दे दिया। तो ऐसी मनी को बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, यानी जिसके मेटल की वैल्यू उसके फेस वैल्यू के बराबर हो, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है और उसके मेटल की वैल्यू दोनों बराबर हो, उसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, ठीक है। इसको क्यों खत्म किया गया? ऐसा कि इसलिए किया गया क्योंकि पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, गोल्ड के जो कॉइन्स उसको स्टोर करके, उसको मेल्ट करके अपने पास रख लेते थे फ्यूचर के यूज के लिए, क्योंकि गोल्ड तो हमेशा से ही कीमती एक गुड्स रही है, हमेशा ही, ठीक है, वैल्यूएबल गुड्स है ये, इसको लोग पहले से स्टोर करके रख लेते थे। इसलिए उसके बाद क्या आया? क्रेडिट मनी, जो कि आजकल के हमारे क्वाइंस हैं। अगर जो आज का 10 रुपीज का क्वाइन है, जो आज का 10 रुपीज का क्वाइन है, अगर आप उसको मेल्ट करके किसी को छोटी सी उसकी बॉल बना के अगर देंगे, तो क्या आपको वो 10 रुपए का क्वाइन देगा उसके बदले? बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है, बल्कि थप्पड़ एक मारेगा, भगा भी देगा, ठीक है। तो यानी आपको जो 10 रुपीज का क्वाइन है वो, उसको आप मेल्ट करके किसी को सेल करने जाएंगे तो सेल ही नहीं होगा भी तो मान लीजिए बहुत ही एक रेयर सा आपको एक अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा सा, वैसे मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोग क्या करते हैं, करेंसी जो देश में होती है उसको खराब ना करें, उसको स्टोर करके ना रखें, इसलिए ऐसा बनाया गया जो उसकी फेस वैल्यू है वो ज्यादा है और जो मेटल की वैल्यू है वो बहुत ही कम है, ठीक है। इसलिए क्या करा गया? क्रेडिट मनी लाया गया, ठीक है। तो आपके मनी चैप्टर में ये टॉपिक्स थे, ठीक है। इसके सिवा जितने भी टॉपिक आपकी बुक में हैं वो सब आपके सिलेबस से कट चुके हैं, और जितनी भी नई एडिशन की बुक आ रही है उनमें वो सभी टॉपिक पहले से ही कटे हुए हैं।
इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग चैप्टर। 2 से 3 वीडियोस में वो चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल थ्योरी का एक पार्ट जरूर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। और नेशनल इनकम की सारी वीडियोस आप लोग पीछे जाकर चेक कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।